हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विपिन जायसवाल और आप देख रहे हैं द गणितम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। बात करें जेई मेंस और एडवांस की, तो जेई मेंस में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और एडवांस में कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान दीजिए। इसमें एक बार एक नजर डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। पहला हमारा फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद प्रोपर्टीज ऑफ एनसीआर, मतलब इन दोनों के बिना ये चैप्टर अधूरा है, ठीक है। मतलब इन दोनों का बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक, मतलब हमारा मेन चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम यहां से शुरू होगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट टर्म में हम लोग देखने वाले हैं पहला कि जनरल टर्म है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, देन टर्म उसी में कांस्टेंट टर्म बोलो या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि वो टर्म जिसका पावर 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेशनल एंड इरेशनल टर्म देखेंगे। आफ्टर दैट मिडिल टर्म, देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b की पावर n plus minus a minus b की पावर n and its related problem, okay। देन आफ्टर हमारे पास है मल्टीनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर, नेक्स्ट सीरीज प्रॉब्लम एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। तो वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइदर एल शेप से या फिर एक्सप्लेनेशन नाम से, ठीक है। दो सिंबल है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइदर एल और एक्सप्लेनेशन नाम, ठीक है। तो देखिए मान लो हमारे पास एन फैक्टोरियल लिखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है एन फैक्टोरियल का मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ओके। देखो आप एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक जाएंगे हम, एन तक जाएंगे। आई बात समझ में। अगर हम एक एग्जांपल थोड़ा सा देख ले, चलो फैक्टोरियल 10 है, ठीक है। और एग्जांपल समझने के लिए 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहां तक मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 10 नेचुरल नंबर तक हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक और देखिए, मान लो मैं 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या राइट करेंगे हम, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू, चलो ये तो 6 भी लिख लो 7, मतलब 1 से लेकर कहां तक हम राइट करेंगे प्रोडक्ट में 1 to 7, ओके। स्टार्ट करेंगे 1 से, एंड करेंगे जो भी इसके फैक्टोरियल के अंदर में हो गया वहां तक जाएंगे। आई बात समझ में। और चीज देखिए इसी को, ये n फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, जैसे देखो आप इस बार 1 से स्टार्ट किए थे, n से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। n इंटू n माइनस 1, मतलब पहले जो नंबर है वहां से लिखो और एक एक कम करते हुए राइट करो, ठीक है। n माइनस 2 आएगा इंटू n माइनस 3, लास्ट में कहां तक जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 तक जाएंगे। हाई बात समझ में। तो देखो इस n को भी, n फैक्टोरियल को भी आप चाहो तो जहां जिस नंबर पे राइट करो, मतलब समझो कि अगर हमें n फैक्टोरियल लिखना है ना तो n इंटू n माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। आप इसके आगे नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब दो टर्म आपने राइट किया, इसमें क्या करो n माइनस 2 फैक्टोरियल आके ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो चाहो तो आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, चलो ठीक है, 3 टर्म राइट किए, हम n माइनस 3 की क्या कर दिए, फैक्टोरियल लगा के रोक दिए, ठीक है। समझेंगे आप यहाँ तक। ऐसे देखो एग्जांपल से समझो, मान लो हमने 10 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 10 लिख ले, 9 लिख ले। अब चलो आगे हम नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो क्या करो आप यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के राइट कर लो, ओके। आई बात समझ में। ऐसे अगर मान लो चलो 6 लिखना है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। एक नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं यहां से हटा देता हूं।
नेक्स्ट चलिए देखिए आप कुछ नोट करके लिख लीजिए आप, ठीक है। पहला तो हम क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यही पे हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। चाहो तो आप आगे भी लिखना चाहो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, चलो यहाँ आगे लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो कुछ नोट है हमारा, ये 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक। 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल, ये 2 होगा। 3 फैक्टोरियल देखो, 3 को ब्रेक करो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 आ जाएगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करो। अगर हम 4 फैक्टोरियल राइट करें तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 3 जा 6 है, 4 6 जा 24 होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या राइट करेंगे हम 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 120 होगा। और देख लो आप 6 फैक्टोरियल का वैल्यू राइट करना है तो क्या राइट करोगे आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 6 इंटू देखो 5 फैक्टोरियल 120 मल्टीप्लाई करो आप तो 720 आ जाएगा, ठीक। 7 फैक्टोरियल अगर राइट करना है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी हमें मालूम है 720, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5040 आएगा, ठीक है। इसी वजह से हम राइट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 8 इंटू 5040, बाकी जो नंबर आएगा, ठीक है। तो आप इन सबको याद करो, ठीक है, यहाँ तक, बाकी तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे आगे, ओके। हाई बात समझ में। अब देखो ये 0 फैक्टोरियल होता है कैसे 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल तो चलो समझ में आ रही है 1 ही होगा, 0 फैक्टोरियल भी क्या हो रहा है हमारे पास 1 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 कैसे हो रहा है, इसका प्रूविंग देख लो आप। देखो n फैक्टोरियल क्या हमारे पास राइट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। कैन बी राइट दिस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल n अपॉन n, अब इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, ये 0 फैक्टोरियल हुआ और ये कितना हो गया हमारे पास 1 by 1 दैट इज 1 आया। तो आइए बस समझ में, तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप, ओके। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन करने से पहले एक और नोट राइट कर लो। फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। फैक्टोरियल कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर देखोगे तो क्या था, इट इज द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ओके। दूसरा नोट है हमारे पास इसी के अंदर कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है तो ये फैक्टोरियल n क्या होगा ऑलवेज इवन होगा, क्या होगा ऑलवेज इवन होगा एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 पे। आई बात समझ में। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि फैक्टोरियल कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो n फैक्टोरियल की वैल्यूज ऑलवेज क्या होगा इवन होगा एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 पे। मतलब एकमात्र n फैक्टोरियल 1 क्या है जो ऑड है, बाकी सब क्या होगा इवन होगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, देन अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला एग्जांपल है आपके पास, आपको बताना है व्हाट विल बी द minimum value of r which belongs to natural number if factorial r is
डिविजिबल बाय 13। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, आर की मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, सो दैट की फैक्टोरियल आर इज डिविजिबल बाय 13, और आर हमें कहां है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो पहले देखो आप एक बार इस फैक्टोरियल को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 से लेकर के कंटिन्यू प्रोडक्ट अब कहां तक जाएंगे हम, आर तक, 1 into 2 into 3 into, चलो 12 भी राइट कर लेते हैं, 13 भी राइट कर लेते हैं, 14 भी राइट कर लेते हैं, और लास्ट में हमारा आर आएगा। ठीक है, ओके। तो देखो 13 से डिविजिबल होने के लिए तो मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। 30 से डिवीजन होने के लिए नंबर ऑफ मल्टीपल कितना होना चाहिए, या तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 26 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या फिर 39 के मल्टीपल में आ जाए। मतलब 13 से डिवाइड होने के लिए या तो हमें 13 वाला टर्म ढूंढो, तो 26 वाला टर्म आ जाएगा, या 39 वाला, या फिर एंड सो ऑन, इसके मल्टीपल में जो भी नंबर आ जाए हमारा 13 से डिवाइड होगा। ठीक, चलो ध्यान दो इधर से, देखो यहां से यहां तक 12 तक अगर हम इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें, क्या कहीं भी हमें 13 का मल्टीपल दिखाई देगा, मिलेगा क्या, बताओ। अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें ये 13 का मल्टीपल मिलेगा क्या, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आर की कितना होना चाहिए, यहाँ से तो मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिल रहा। ठीक है, बट 13 जैसे आप लोगे ना कंसीडर करोगे तो 13 का मल्टीपल में आ जाएगा, ये सारे के सारे 13 का मल्टीपल में हो जाएगा, मतलब ये सब 13 का प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से हमें आर की मिनिमम वैल्यू कितना मिल गई, दैट इज 13। ठीक है, आई बात समझ में, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो आप। What will be the minimum value of r which belongs to natural number if factorial r is divisible by 16। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि r की मिनिमम वैल्यू बताना है कि ये 16 से डिवाइड हो जाए, r फैक्टोरियल 16 से डिवाइड हो जाए। चलो ध्यान दो, तो देखो 16 से डिवाइड होने के लिए हमें 16 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, और 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 4। ठीक है, कैन बी राइट 2 की पावर 4। तो अब जरा ध्यान दो, हम r फैक्टोरियल को राइट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 7, चलो यहाँ पे 16 ले लेते हैं, और ये लास्ट सारे के सारे प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो अब हमें r की मिनिमम वैल्यू ढूंढना है यहाँ से, तो मतलब r की मिनिमम वैल्यू ढूंढो, मतलब 2 की पावर 4 ढूंढो। ठीक है, मतलब 16 को हम तो लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, मतलब 2 into 2 into 2 कितना बार कितना टाइम्स राइट करोगे, 4 टाइम्स। ठीक है, 16 को हम कितना राइट करेंगे, 2 की पावर 4, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स राइट करेंगे। ठीक है, देखो तो अब यहां से पहले 4 2 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो 1 2 तो हमें ये मिल रहा है, दे रहा है क्या, ये 1 मिल गया, ये 4 में हमें कितना मिलेगा, 2 का फैक्टर तो मिलेगा क्या। अब यहां देखो 6 में हमें कितना मिलेगा, 2 का फैक्टर 1 मिलेगा ना। जैसे देखो 6 को क्या राइट करते हैं, 2 into 3 राइट करते हैं ना 6 को, तो यहां से हमें 2 का कितना फैक्टर मिला, 1। अब यहाँ पे चलो 7 के बाद 8 आएगा, और ये कितना देगा हमें, 3 देगा, और हमें चाहिए कितना, क्योंकि मतलब 4 फैक्टर चाहिए। तो देखो जरा यहाँ से, एक ये मिल गया, 2 मिल गया, 3 सॉरी 1 + 2 3, और ये 1 कितना हो गया, 4 हो गया क्या। तो हमें यहीं से तक हमें 4 मिल जा रहा है, तो आगे जाने की जरूरत है क्या, जब हमें 6 तक ही जा रहा है तो हमें 2 का फैक्टर 4 मिल जा रहा है, मतलब 2 का पावर 4 मिल रहा है ना, तो आगे जाने की नीड है क्या, नहीं। तो r की मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर r मिनिमम कितना हो गया, दैट इज 6 हो गया। तो बोल सकते हैं क्या यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 16। आई बात समझ में, चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर सम नेचुरल नंबर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन क्या हमारे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल x व्हिच इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज ऑप्शन 1 a, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड डी है हमारे पास नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब ध्यान देना, यहाँ पे n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस x फैक्टोरियल x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो जब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हमारा राइट, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है, n का स्क्वायर है ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, समझेगा? तो देखो अब क्या करो, 1 बाई 1 में वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि इसका कितना वैल्यू होगा। ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, इनफाइनाइट होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक, तो देखो क्या आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, फैक्टोरियल 1 ही होगा। मतलब देखो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट रहे हैं तो फैक्टोरियल 1, अगर 2 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 प्लस 2, फैक्टोरियल 3 पुट करेंगे ना, सॉरी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 तक जाएगा। मतलब x का जितना वैल्यू पुट करो वहां तक फैक्टोरियल लगाते हुए आप ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या ये 1 होगा ना ये? तो देखो 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, यस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेटिस्फाई किया। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, चलो चेक कर लो, तो फैक्टोरियल क्या जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2। ठीक है, कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 एंड 1 फैक्टोरियल 1, कितना हो जाएगा 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 3 डालें, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3, कितना होगा 1 ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6, कितना आ जाएगा 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, यस है। तो ये भी सेटिस्फाई किया हमारा। अगर हम x की वैल्यू 4 डालें, ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से यहाँ तक 9 है। ठीक है, तो 9 प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24, कितना हो जाएगा 33। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, उसके बाद में जनरल रिजल्ट समझ में आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 5 डालें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कहाँ तक जाओगे आप 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो 33 है और 5 फैक्टोरियल कितना आएगा 120। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 153। तो ये भी नहीं होगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन और 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट डिजिट जो सॉल्व करते हुए जाओगे तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है 3 आएगा। ठीक है, समझना जरा बात को। जैसे देखो फैक्टोरियल 5 था ना, तो हम इसको सॉल्व किया ना, मतलब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, कितना आ रहा है हमारे पास 153। तो 153 तो हमारा तो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर होता नहीं है। अब अगर हम 5 रखें या 5 से ज्यादा रखें, तो इन सब को अगर हम x की वैल्यू 5 रखें या 5 से ज्यादा रखें, तो हमारे पास लास्ट में जो इन सब का रिजल्ट होगा ना, लास्ट में 3 आएगा। और वैसा कोई नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट मतलब स्क्वायर करो और लास्ट में हमें 3 मिल जाए। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आता है 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। मतलब हम यहाँ पे अगर वैसे कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसका स्क्वायर करो और लास्ट में हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे हमारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है ना, देयर इज नो सच नंबर्स आफ्टर स्क्वायरिंग we get last
डिजिट एज 3, ठीक है। तो मतलब हमें कितना वैल्यू सेटिस्फाई करना है, एक तो 1 और दूसरा x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पे, तो कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 2 ऑप्शन हुआ, ठीक है। समझे क्या बात को, आई बात समझ में? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ट्रू और फॉल्स है बताना है, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा फैक्टोरियल r की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा 2 तक, ठीक है। एंड y की वैल्यू है सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 2r फैक्टोरियल, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में बताना है। पहला है कि x इज डिविजिबल बाय 5, सॉरी x इज डिविजिबल बाय y, मतलब यहाँ पे x y से डिविजिबल हो रहा है, ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज डिविजिबल बाय x, ये भी ट्रू और फॉल्स में ही बताना है, ठीक है। तो देखो आप क्या है हमारे पास, x क्या है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 2n r फैक्टोरियल, चलो इसको आप सिग्मा के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लो, तो 1 आएगा प्लस 2 r की मिनिमम वैल्यू 1 से लेकर कहां तक सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n तक, ठीक है, 2n फैक्टोरियल, ठीक है। r की जब वैल्यू हम 2n डालेंगे तो कितना मिल जाएगा 2n फैक्टोरियल। y को भी ब्रेक कर लेते हैं, r कितना है हमारे पास फैक्टोरियल 2r, ठीक है। y क्या है हमारे पास सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2r फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r की वैल्यू 1 डालोगे 2 मिलेगा, r की वैल्यू 2 डालेंगे कितना मिल जाएगा 4 मिलेगा, r की वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा सॉरी 3 2 जा 6, तो लास्ट में r की वैल्यू 8 डालेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक। अब चलो देखो पहला क्या है हमारे पास, ये बताना है कि x इज डिविजिबल बाय y, तो देखो जरा ध्यान से, ये x पे जरा फोकस करो, ठीक है, और y पे देखो, ये x देखो यहां से यहां तक ये इवन है क्या, फैक्टोरियल 2 से लेके फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल आगे तक ऐड करो तो क्या इवन आएगा, मतलब देखो देखो मैंने ये बताया था कि n फैक्टोरियल इवन होगा ऑलवेज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 को छोड़ करके n फैक्टोरियल क्या होगा हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी इवन, 3 फैक्टोरियल भी इवन, मतलब सारे के सारे इवन, तो इवन को सम करोगे तो इवन ही आएगा, बट यहाँ पे पहला नंबर क्या है 1 फैक्टोरियल, तो ये तो ऑड देगा ना, और किसी इवन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा ऑड आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या मिल गया हमें ऑड नंबर आ गया, क्या आई बात समझ में। और y में जरा देखो, ये सारे के सारे क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है क्या, ये पूरा क्या है एक इवन नंबर है, तो पहले जरा ध्यान दो क्या x इज डिविजिबल बाय y, तो क्या कोई ऑड नंबर इवन नंबर से डिवाइड होगा क्या, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ऐसे देखो क्या चलिए 3 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है हमारा y इज डिविजिबल बाय x, तो जरा ध्यान देना आप यहाँ पे y इज डिविजिबल बाय x, देखो आप y की वैल्यू एज ए कंपेयर ऑफ x स्मॉल है ना स्मॉल, देखो ध्यान से यहाँ देखो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये वैल्यू इससे कम हो रही है ना, हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे एज y इज लेस देन x, तो देखो कोई एक छोटा नंबर कभी क्या बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर हम बोले कि 5 10 से डिवाइड होगा क्या, पॉसिबल है क्या है कभी कि 5 10 से डिवाइड हो जाए, दैट इज एक स्मॉलर नंबर बिगर नंबर से डिवाइड होगा, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया फॉल्स ही हो गया, आई बस समझ में, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग करते हैं, ठीक है। हमारा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल में हमें p एक प्राइम नंबर है उसका एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे पावर निकालना है, ठीक है। जैसे आप समझो कि 12 एक नंबर है, ठीक है, तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे राइट करते हैं 2 × 2 × 3, तो इसमें 2 की पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 3 की पावर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया 2 एंड 3 का एक्सपोनेंट कितना हो गया 1 हो गया। तो इसी तरह से हम बोले कि 12 फैक्टोरियल में बताना है, ठीक है, किसमें बताना है 12 फैक्टोरियल में बताना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, आप उस फार्मूला को हम लोग यूज करके सॉल्व करना करेंगे सीखेंगे, ठीक है।
ध्यान देना फॉर्मूला एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, ध्यान रखना आप, ये बेसिक मैथमेटिक्स में किया है ना हम लोगों ने, तो ये है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो देखो n अपॉन p, ठीक है, जिस फैक्टोरियल में निकालना है, जिसका प्राइम फैक्टोरियल निकालो उससे क्या करो डिवाइड करोगे, ठीक है, पहला, उसके बाद क्या करोगे n अपॉन p स्क्वायर, नेक्स्ट n अपॉन p का क्यूब, नेक्स्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बॉक्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ठीक है। और ये कब तक करते रहेंगे, ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, जैसे देखो पहले वाले n अपॉन p, फिर n में डिवाइड करना p स्क्वायर से, फिर जैसे एक स्टेप आगे बढ़ोगे क्या करोगे, एक पावर आगे इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, p स्क्वायर p क्यूब p फोर, इस तरह से डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कब तक करेंगे हम लोग, जब तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। अब जरा देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बार इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास 3.5 की वैल्यू पूछे बताना है, ठीक है, तो क्या आएगा 3 है ना, 3 होगा, कैसे आता है ये देखो, 3.5 के लेफ्ट में पहले वाला नंबर राइट करो, इंटीजर राइट करो, इसके बाद भी इंटीजर राइट करो, और ये 3.5 है ना, तो इसके लेफ्ट में देखो, ठीक है, 3.5 के लेफ्ट में देखो कौन सा इंटीजर आ रहा है, ये आ रहा है आंसर 3। मान लो अगर हमारे पास 4.7 है, तो देखो इससे 4.7 तो पहले वाला इंटीजर, 4.7 के बाद वाला इंटीजर राइट करो, और 4.7 तो यही है, तो इसके लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दैट इज इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। अगर हम बोल दें कि 0.5 है तो 0.5 का देखो ये 0.5 है, ठीक है, इससे पहले वाला इंटीजर राइट करो, इसके बाद वाला इंटीजर राइट करो, ठीक, इससे लेफ्ट, इसके लेफ्ट में देख लो कौन सा इंटीजर है, 0 दैट इज 0 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब कुछ एग्जांपल देख कर लेते हैं, चलो पहला एग्जांपल है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना इन 10 फैक्टोरियल, ठीक है, क्या हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है इन 10 फैक्टोरियल में, ठीक, तो देखो क्या होगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 स्क्वायर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 का क्यूब, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 का पावर 4। अब आगे हम राइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर कम होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा क्या, ठीक है। अब 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 है, मतलब 4 है, सॉरी 2 की पावर 2 है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 से कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, हम पूरा पॉइंट के बाद राइट नहीं कर रहे, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे देखो 10 अपॉन 8 हो जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और यहाँ पे देखो 10 अपॉन 16, मतलब न्यूमरेटर कम हो जा रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, आगे क्या है उसको भूल जाओ, ठीक है, जरूरत ही नहीं आगे राइट करने के लिए। अब 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, ये तो 5 ही है, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक, सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 5 to 7, 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो मतलब अब 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा 8 आएगा। आई बात समझ में। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन करते हैं यहां से, ठीक है। चलो बता दे रहा हूं इसको, चलो नेक्स्ट है हमारे पास इन 50 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताना है, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 हमें बताना है किसमें 50 फैक्टोरियल में, ठीक। चलो देखो क्या है हमारे पास 50/3, ठीक है, प्लस 50/3² प्लस 50/3 का क्यूब प्लस 50/3 का पावर 4। अब रुक जा रहा है, ठीक है, ओके। आगे जैसे देखो ये 81 हो गया ना, 3 का पावर 4, तो न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो आगे छोड़ दो, राइट करने की जरूरत नहीं। अब चलो डिवाइड कर लो, 50/3 से डिवाइड करो कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा ना, चलो ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 9, 50 में 9 से डिवाइड करो,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 27, 50 डिवाइडेड बाय 27 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 52 या 54 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। और ये क्या देगा हमें 0 पॉइंट समथिंग देगा। इन सब का क्या करो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो 16 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 16 आएगा, 5 पॉइंट समथिंग का 5, 1 पॉइंट समथिंग का 1, इसमें कितना गया 0 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 5 21 प्लस 1 कितना आ जाएगा 22 आएगा, ठीक है। तो 15 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 3 का एक्सपोनेंट कितना मिलेगा 22 मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताना है किसमें 100 फैक्टोरियल में निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ध्यान दो आप 100 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 100 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 3 का क्यूब, 100 अपॉन 3 का पावर 4, 100 अपॉन 3 का पावर 5। अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ये कम हो रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो चलिए 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अगेन 100 में 27 से डिवाइड करोगे 3 27 चेक करो एक बार, 100 डिवाइड बाय 27 कितना जाएगा यहाँ पे 27 3 जा, चलो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 81, ठीक है। आगे 4 से नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब ये 4 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, चलो बता दो इसको। अब ये कितना देगा 1 पॉइंट समथिंग देगा और ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, ठीक है। आएगा समझ में? तो देखो इसका 30 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 33 आएगा। नेक्स्ट है 11 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। इन सब को ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है 4 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 48 आंसर, ठीक है। आएगा समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑफ zeros at the end of 150 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 150 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में कितना जीरो आएगा वो बताना है, ठीक है। आएगा समझ में? तो देखो आप, अगर हमें लास्ट एक जीरो चाहिए, ठीक है, 1 जीरो चाहिए, तो एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो मिल जाएगा क्या? समझ रहे बात को? मतलब 10 आएगा ना, तो लास्ट में कितना आ रहा है 1 जीरो आएगा। अगर हमें 2 जीरो चाहिए तो इसी को क्या करो आप 2 2 रखना होगा एंड 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 into 2500, 2 जीरो आ रहेगा। अगर हमें 3 जीरो चाहिए तो 2 into 5 का क्यूब रख लो, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब करेंगे। समझ रहे बात को? आएगा समझ में? तो देखो आप अब इसमें देखो 150 फैक्टोरियल में क्या करो, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालो एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालो, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे। 2 5 से छोटा है तो इसका एक्सपोनेंट इससे क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है। क्या होगा? ज्यादा होगा, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 ऑलवेज ग्रेटर होगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 से। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी का एक्सपोनेंट निकाल देते हैं और जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 150 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो चलो 150 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 150 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 150 अपॉन 5 का क्यूब प्लस 150 अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है। अब ये ज्यादा हो जा रहा है डिनोमिनेटर, तो आगे नो नीड टू राइट, ठीक है।
तो 150 150 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 30 होगा ये, ठीक है 150 अपॉन चलो ये 25 होगा, पहले ब्रेक कर लेते हैं उसके बाद फिर फाइंड आउट करेंगे। 125 प्लस 150 125 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 कैरी 2 ऐड कर लो 12 हो जाएगा 5 625 हो जाएगा, ठीक है 625। अब इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करो। चलो पहले ये 20 आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करो। 30 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 30 होगा, ये 6 होगा, ये 1 आ जाएगा और ये लास्ट वाला 0 आएगा, ठीक सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 37 30 प्लस 6 प्लस 1 37। मतलब 150 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसके एंड में कितना 0 आने वाला 37 0 आने वाला, ठीक है आई बात समझ में? बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलिए नोट कर लीजिए इसको अभी, ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, ठीक है 4 ऑप्शन है हमारे पास 22 ऑप्शन बी 23 ऑप्शन सी है 24 ऑप्शन डी 97 है, ठीक है। तो अब 100 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, उसमें लास्ट में जितना नंबर ऑफ जीरो आएगा उसको बताना है, ठीक। तो सिंपली क्या करोगे आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 फाइंड आउट कर लो 100 फैक्टोरियल में, ठीक है क्या करो आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 फाइंड आउट कर लो 100 फैक्टोरियल। चलो कर लो आप 100 अपॉन 5 प्लस 100 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 100 अपॉन 5 का क्यूब 125 डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया, छोड़ दो भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करो 20 देगा प्लस 4 देगा और 0 देगा 24। तो मतलब इसमें एंड में कितना 0 हमें मिलने वाला है 24 0 मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको, ठीक। इसके बाद आप एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आर मैक्स इफ 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर r इज एन इंटीजर एंड नंबर 2 है इसमें फाइंड आर मैक्स इफ 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 की पावर r, ठीक है। दो क्वेश्चन देखो, पहला क्या हमारे पास, ठीक है r की मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि सो दैट 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर r क्या हो जाए इंटीजर हो जाए। तो इसको इंटीजर होने के लिए तो क्या करो आप सिंपली इस क्वेश्चन में 5 का एक्सपोनेंट निकाल लो, किसमें 100 फैक्टोरियल में। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में कितना था 24 आ रहा था। तो r की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी दैट इज 24, ठीक है। तो अब ये 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 24 करोगे तो क्या मिल जाएगा इंटीजर मिल जाएगा। आई बात समझ में? नंबर 2 देखो क्या है हमारे पास, r की मैक्सिमम वैल्यू बताना है 120 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय क्या है 6 की पावर r से। तो 6 की पावर r को क्या हम राइट कर सकते हैं 2 into 3 की पावर r। तो 6 की पावर r क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर r into 3 की पावर r, ठीक है। तो अगर हमें एक 6 चाहिए तो एक 2 और एक 3 चाहिए को मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। दो 6 हमें चाहिए, मतलब 6 का स्क्वायर चाहिए, 6 का पावर 2 अगर हमें चाहिए तो 2 की पावर 2 होना चाहिए और 3 की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है।
इसमें 120 फैक्टोरियल को 6 की पावर 8 से डिविजिबल होने के लिए पहले निकाल लेते हैं 2 का फैक्टर और 3 का फैक्टर। किसमें निकालेंगे हम? इन 120 फैक्टोरियल को, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे ना, चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 120 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 120 2 का पावर 4 16 प्लस 120 अपॉन 2 की पावर 5 32, 120 अपॉन 2 की पावर 6 64, 120 2 की पावर 7 तो 128। अब ये ज्यादा हो गया तो इसके आगे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये 60 देगा क्या, ये 30 आएगा क्या, इसमें देखो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 120 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितना देगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। प्लस ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। अगला नेक्स्ट आएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा 0 पॉइंट समथिंग। चलिए इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर लीजिए। 60 का 60 मिल जाएगा, 30 का 30 मिलेगा, 15 का 15, 7 पॉइंट समथिंग का 7, 3 पॉइंट समथिंग का 3, 1 पॉइंट समथिंग का 1 एंड 0 पॉइंट समथिंग का 0। सबको ऐड करो कितना आएगा 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 15 105 प्लस 7 112 प्लस 3 प्लस 1 4 116 आया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 किसमें आया, इन 120 फैक्टोरियल में कितना मिल रहा है 160, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 120 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 120 अपॉन 3 प्लस 120 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 120 अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस 120 3 का 4 81, 120 3 का पावर 5 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 का पावर 5 ही रखते हैं, ओके 243 होता है, ठीक है। चलो इन सब का फाइंड आउट करो। 120 30 आएगा क्या, सॉरी नॉट 30, ये 40 देगा, ठीक है। 43 या 120 होगा, ठीक। प्लस ये कितना आ जाएगा 9 1 जा 9 120 अपॉन 13 देगा, ठीक है। ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। प्लस 27 3 जा 24 जा 127 हो जाए कितना होता है चेक कर लो एक बार, ज्यादा तो नहीं हो रहा। 1 4 2 8 108 मतलब ये कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग हो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक। तो निकालो यहाँ पे 40 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 40 होगा, 13 का 13 पॉइंट समथिंग का 13 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग का कितना आएगा 4 आएगा क्या। अब यहाँ से 1 देगा और ये 0 देगा, इन सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 53 प्लस 4 57 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 58 होगा। तो ये एक्सपोनेंट ऑफ 3 इसमें आ गया हमारा 120 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो 6 की पावर r होने के लिए मतलब कितना वैल्यू होना चाहिए हमें r की मैक्सिमम वैल्यू। एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना आ रहा है 58, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ रहा है 116, तो हमारी यही तो कॉमन मिलेगा दोनों में, यही तो कॉमन मिलेगा। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 58 आ गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए चाहते तो हम इसको इस वाले क्वेश्चन में इसकी नीड ही नहीं है, ठीक है, निकालने की, हम इसी से भी चेक कर लेते, ठीक है। आई बात क्लियर हो, आई बात समझ में ना। तो चलिए ठीक है, फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एनसीआर प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में, वहां मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।